दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रसंग में नक्सलवाद की कहानी का दूसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पहले वीडियो में हमने जाना था कि भारत में नक्सलवाद का उदय कैसे हुआ, बंगाल की नक्सलबाड़ी से शुरू होकर यह पूरे देश में कैसे फैला और बंगाल में इसे कैसे समाप्त किया गया। आज के वीडियो में हम नक्सलवाद के सेंट्रल इंडिया में फैलाव की कहानी जानेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। 22 अप्रैल 1969 को कानून सान्याल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी बनाने की घोषणा की थी। 1971 में सत्यनारायण सिंह ने पार्टी से पृथक एक प्रोविजनल समिति बना ली। इसके बाद नक्सलवादी कोलकाता के छात्र आंदोलन में प्रवेश कर गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने नक्सलवादियों का दमन करना शुरू किया। 16 जुलाई 1972 को चारू मजूमदार गिरफ्तार कर लिए गए। 18 जुलाई को उनकी मृत्यु पुलिस हिरासत में हो गई। चारू मजूमदार के एकमात्र बेटे अभिजीत मजूमदार सिलीगुड़ी कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उनकी एक बेटी डॉक्टर है, दूसरी शिक्षक है। YouTube की चैनल दैनिक जागरण पर चारू मजूमदार एवं उनकी मृत्यु के बारे में अभिजीत मजूमदार का एक साक्षात्कार उपलब्ध है, जिसके अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें वे बता रहे हैं कि चारू मजूमदार की डेड बॉडी भी उनकी मां को नहीं दी गई थी। तब 1967 के बाद जब नक्सलबाड़ी हुई, उसी वक्त तो जेल में लेके गए, लेकिन उसके बाद 1969 में CPI-ML गठित हुई 22 अप्रैल को। तो उसके बाद नवंबर में 1969 के नवंबर में हमारे पिताजी भूमिगत हो गए, क्योंकि पार्टी को वो निषिद्ध कर दिए भारत सरकार ने। तब उसी वक्त से 1969 के नवंबर से 1972 में लाल बाजार में मेरा पिताजी को मार दिया गया। तो सुना कि आपको बॉडी भी नहीं मिली आप लोगों को उनकी? नहीं, बॉडी तो नहीं दिए। हमारी माता जी ने मांग की थी जी कि हम सिलीगुड़ी में ले जाएंगे, तो वो एकदम पुलिस एस्कॉर्ट के साथ CRP को लेकर घेर के पूरा जो शमशान घाट था कलकत्ता में, उसी में पूरा घेर के बाहर का जो आदमी जो उसमें लाया था बॉडी पहले से, उसको धकेल के बाहर कर दिए। 4 जुलाई 1975 को भारत सरकार ने 27 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें CPI-ML के अधिकतर घटक शामिल थे। 1980 से 1990 के दशक में नक्सल आंदोलन क्रूर होता गया और आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्रों में फैल गया। 22 अप्रैल 1980 को कोंडापल्ली सीतारामैया ने पीपल्स वॉर ग्रुप की स्थापना की। 2 जनवरी 1982 को उसे हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। 4 जनवरी 1984 को वो उस्मानिया अस्पताल से भाग निकला। पार्टी की आंतरिक कलह के फलस्वरूप सीतारामैया को 1991 में पार्टी से निकाल दिया गया। 1993 में उसे उसके गांव से फिर गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ साल बाद उसे मानवीय आधार पर छोड़ा गया था। बाद के वर्षों में उसे अल्जाइमर्स की बीमारी हो गई थी और उसने सभी राजनीतिक गतिविधियां छोड़ दी थी। उसकी मृत्यु 87 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2002 को घर पर ही हुई। समय के साथ नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ें बढ़ती गई। 1985 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में नक्सलियों ने एक सब इंस्पेक्टर को मार दिया। नक्सलियों से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने ग्रे हाउंड नाम की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इसके बाद नक्सल उड़ीसा और बस्तर के इलाकों में फैल गए। बिहार में भी नक्सलवाद तेजी से फैल रहा था। यहां पर नक्सलवाद ने भी जातीय हिंसा का रूप ले लिया। 12 फरवरी 1992 को बिहार के गया जिले के 12 गांव में नक्सलियों ने भूमिहार समुदाय के 36 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस घटना के बारे में फॉरवर्ड टाइम्स चैनल पर रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश। 36 भूमिहार का हत्या रात में घर से निकाल करके नक्सलियों के द्वारा कर दिया गया था। एक बगल से यह है स्मारक, एक बगल से नाम भी है। यहाँ पे एक एक घर से 8-8, 9-9 लोग का हत्या हो चुका है। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो हमारे सामने हैं, उनसे भी हम मिलवाएंगे कि जब यहाँ पे नक्सलियों द्वारा लोगों को काटा जा रहा था, गला रेता जा रहा था, हाथ पैर काटा जा रहा था। भूमिहार अधिकतर जमींदार थे। भूमिहारों ने अपनी सुरक्षा के लिए रणवीर सेना बना ली थी।
1 दिसंबर 1997 को 12 का बदला लेने के लिए रणवीर सेना ने बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 58 लोगों को मार डाला। इसमें अधिकतर दलित थे। इस गांव के नरसंहार की कहानी दिखाई गई है द वायर की इस रिपोर्ट में, जिसका अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो अंधेरा है जो पिछले 22 साल से इस गांव में पसरा हुआ है। ये बिहार का जहानाबाद का लक्ष्मणपुर बाथे गांव है, जिसे याद किया जाता है जो दलितों के प्रति नरसंहार हुआ था 1997 में। और ये वो शहीद स्मारक है जो ये बताएगी कि 58 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से 1 दिसंबर की दरमियानी रात को कर दी गई थी। सामंती अवशेष के विरुद्ध चल रहे महासवर में 1 दिसंबर 1997 की रात्रि लक्ष्मणपुर बाथे में सवर्ण सामंती गुंडा गिरोह रणवीर सेना जिसे कहते थे के हाथों मारे गए अमर शहीद। इसमें नाम लिखे हुए हैं, उनकी उम्र लिखी हुई है। इसके बाद भी रणवीर सेना और नक्सलियों के बीच झड़पें होती रहीं। 18 मार्च 1999 को नक्सलियों ने जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में फिर से 34 भूमिहारों की हत्या कर दी। कई साल बाद बिहार उच्च न्यायालय ने इस घटना के सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। देखिए बिहार तक चैनल पर इस खौफनाक घटना पर एक रिपोर्ट। 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत के इस फैसले को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने सबूत के अभाव में नरसंहार के 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का फैसला सुनाया है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर सिनारी के लोग क्या सोचते हैं? हाई कोर्ट के फैसले ने 21 साल बाद ग्रामीणों के जख्म को हरा कर दिया है। यह 18 मार्च 1999 की शाम का वो खौफनाक मंजर उनकी यादों की कब्र में दफन हो चुका है। कोबरा पोस्ट वेबसाइट ने ऑपरेशन ब्लैक रेन के नाम से रणवीर सेना के सदस्यों का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्होंने 6 नरसंहारों में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। देखिए कोबरा पोस्ट चैनल पर इस ऑपरेशन ब्लैक रेन के वीडियो का एक अंश। तो पूरे गांव सिग्नेचर किया। इसके बाद में हम उस सब का टाइम दिए 3 बजे माले वाला के साथ में कि हमारा सेना 3 बजे एकदम गारंटी लड़ेगा उस सब के साथ से। दिन में 3 बजे? 3 बजे दिन में 3 बजा और हमारा सेना गोली चलाना चालू कर दिया, नरसंहार कर दिया। वहाँ पुलिस चौकी भी था। कितने लोग मरे होंगे? कुछ लाश उसमें से बाहर खींच लिया था, फरारी आदमी था। तब पर भी 22 गो लाश वहाँ स्पॉट पर था। 22 लोग? हाँ 22 गो लाश वहाँ। 22 गो हमारा जवान था सेना। सन 2000 से 2004 के बीच नक्सली संगठन इतने अधिक मजबूत हो गए थे कि इस दौरान लगभग 1168 आम लोगों की हत्या उन्होंने कर डाली। इसी दौरान लगभग 271 सुरक्षा कर्मियों की हत्या भी नक्सलियों ने की और 467 नक्सली भी मुठभेड़ में मारे गए। 10 सितंबर 2002 को बिहार के रफीगंज की धवी नदी के पुल को माओवादियों ने उड़ा दिया। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। 10 सितंबर 2002 को बिहार के रफीगंज में एक दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई और धावी नदी के पुल पर गिर गई। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जांच में नक्सलवादी समूह द्वारा तोड़फोड़ की आशंका जताई गई। 1 अक्टूबर 2002 को नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के तिरुपति जाने वाले काफिले पर हमला किया, जिसमें मुख्यमंत्री को भी चोट लगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई छिड़ दी, जिसमें लगभग 246 माओवादी 1 साल में ही मारे गए। 18 मई 2004 को बिहार के लहसुना गांव में 4 लोगों की माओवादियों ने हत्या कर दी। माओवादी लगातार वारदातों को अंजाम देते रहे। उन्होंने कर्नाटका के तुमकुर में 6 पुलिस वालों को मार डाला। 13 नवंबर 2005 को बिहार के जहानाबाद में 20 पैरामिलिट्री सैनिकों को बंधक बना लिया और उनके लीडर को मार डाला। एक जेल पर हमला करके गार्ड को मार दिया और 340 कैदियों को छुड़ा लिया। देखिए इस बारे में द अनकोट चैनल पर उपलब्ध वीडियो के एक अंश।
13 नवंबर 2005 रविवार का दिन था। बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर जहानाबाद में काफी गहमागहमी थी। नए नए पुलिसकर्मी हर चौक चौराहे पर दिख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक रात 9:05 पर शहर की बिजली गुल हो गई। इसके बाद 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि जहानाबाद जेल के पास गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरा जहानाबाद थर्रा उठा। मशीन गन, बम और आधुनिक हथियारों के साथ करीब 1000 माओवादियों ने जहानाबाद जेल पर हमला कर दिया था। पुलिस की वर्दी पहने सैकड़ों माओवादी जेल के पीछे सूख रहे नाले को पार कर बांस की सीढ़ियों का उपयोग कर ऊंची दीवार पर चढ़ गए और अपनी राइफलों से गोलियां चलाते हुए जेल में घुस गए। देर रात जेल की रसोई में खाना पकाया जा रहा था, इसीलिए सभी कोठरियां खुली हुई थीं। जेल के अंदर से फोन और संदेशों के जरिए अजय कानू लगातार उनके संपर्क में था और उन्हें जेल के अंदर आने में मदद कर रहा था। उनके अंदर पहुंचते ही अजय कानू ने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ड्यूटी पर तैनात गार्ड असहाय होकर देखते रहे। मेन गेट को बम से उड़ा दिया गया। माओवादियों को ऐसा करने से रोकने पर गेट पर तैनात संतरी दुर्गा रजक की हत्या कर दी गई। इसके बाद अजय कानू समेत सैकड़ों कैदी गेट से बाहर निकलकर भाग गए। वर्ष 2005 के आसपास छत्तीसगढ़ में तत्कालीन भाजपा सरकार के समर्थन से कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में माओवादियों के विरोध में आदिवासी समुदाय के एक मिलिशिया का उदय हुआ, जिसका नाम सलवा जुड़ूम दिया गया। सलवा जुड़ूम काफी विवादित रहा है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक भी लगा दी थी। इसके बारे में हम किसी और आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। 28 फरवरी 2006 को माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के एर्राबोर में 25 माओवाद विरोधियों की लैंडमाइन से हत्या कर दी। 24 मार्च 2006 को उड़ीसा के गजपति जिले में 500 से अधिक सशस्त्र नक्सलियों ने उदयगिरी पुलिस कैंप पर हमला करके 40 कैदियों को जेल से छुड़ा लिया। 16 जुलाई 2006 को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक शिविर पर हमला किया और 29 ग्रामीणों की हत्या की और बहुत से लोगों का अपहरण कर लिया। 17 और 18 अक्टूबर 2006 को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में अंतागढ़ कोयलीबेड़ा मार्ग को अवरुद्ध करके 4 शासकीय भवनों को बारूद से उड़ा दिया, जिसमें 2 स्कूल भवन भी शामिल थे। 2 दिसंबर 2006 को झारखंड के बोकारो में लैंडमाइन विस्फोट से 14 पुलिसकर्मी मारे गए। सन 2007 तक माओवादियों के हौसले और बढ़ गए थे। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सुनील महतो को मार दिया। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक कांग्रेस नेता कोमती प्रकाश की हत्या कर दी। 15 मार्च 2007 को लगभग 300 सशस्त्र माओवादियों ने दंतेवाड़ा में 54 लोगों को मार दिया, जिसमें 15 पैरामिलिट्री सैनिक भी शामिल थे। वर्ष 2007 में माओवादी हिंसा में लगभग 650 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 218 सिविलियन, 234 सुरक्षाकर्मी और 195 माओवादी थे। सन 2008 के दिसंबर माह में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए। मैं उस समय छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी था और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती थी। लगभग पूरे बस्तर क्षेत्र में माओवादियों का जमावड़ा था। फिर भी हमने केंद्रीय पुलिस फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस की सहायता से चुनाव कराए। दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर के कुछ मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान कराना पड़ा। कई पुलिसकर्मी शहीद भी हुए। चुनाव आयोग ने इन चुनावों में माओवाद और अन्य प्रकार के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने के बारे में कई सबक सीखे, जिनके बारे में इस श्रृंखला के किसी आगे के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। पूरे सेंट्रल इंडिया, विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार आदि में लगातार माओवादी हिंसा की घटनाएं होती रहीं। सन 2009 में भारत सरकार ने माओवादी हिंसा पर नियंत्रण के लिए एक समेकित योजना बनाई। इस योजना में राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ स्थानीय विकास के कार्यक्रमों पर बल दिया गया। इसके बाद भी उड़ीसा के कोरापुट, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, पश्चिम बंगाल के सारंडा, झारखंड के बोकारो और लखीसराय में हिंसात्मक घटनाएं घटी। 12 जुलाई 2009 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के मदनवाड़ा में नक्सलियों और पुलिस के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे जी सहित 29 पुलिस जवान शहीद हो गए। देखिए इस घटना के बारे में YouTube पर उपलब्ध एक वीडियो के अंश। 13 जुलाई 2009 सुबह करीब 6 बजे मदनवाड़ा बेस कैंप में
नक्सलियों ने 2 पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों शहीद हो गए। इस घटना की जानकारी आईजी मुकेश गुप्ता को मिलते ही एसपी विनोद चौबे को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने को कहा गया। एसपी विनोद चौबे नक्सलियों के हेड लिस्ट में थे। यह जानते हुए भी आईजी मुकेश गुप्ता ने विनोद चौबे को घटनास्थल पर जाने को कहा। एसपी विनोद चौबे ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मियों को बाइक में आने का आदेश दिया। मदनवाड़ा पहुंचने से पहले लगभग 300 से 400 नक्सलियों ने एसपी विनोद चौबे के काफिले पर हमला कर दिया। उसके पीछे चल रहे वाहन के चालक को गोली लगी। विनोद चौबे वहीं रुक गए और मानपुर थाने को खबर किया कि नक्सलियों ने मदनवाड़ा के पहले कोरकुट्टी गांव के करीब घात लगाए हैं, इसलिए मोटरसाइकिल युक्त पुलिसकर्मी को न भेजे। परंतु अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोटरसाइकिल युक्त पुलिस दल पहले से ही मानपुर से निकल चुकी थी। दोपहर करीब 12 बजे घटनास्थल पर मोटरसाइकिल सवार 12 जवानों का पहला पुलिस दल पहुंचा और नक्सलियों की गोली का शिकार हो गया। इसी समय एसपी विनोद चौबे को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि शायद वहां बचकर नहीं जाएगा, इसलिए वहां बहादुरी से लड़ते हुए नक्सलियों की ओर छलांग लगाई और अंधाधुंध फायरिंग की, परंतु पेड़ पर चढ़े नक्सली ने उन्हें गोली मार दिया। इसके बाद भी पूरे क्षेत्र में लगातार माओवादी हिंसा होती रही। कहीं कहीं पर पुलिस को कुछ सफलता भी मिली, पर अधिकतर माओवादी ही हिंसा करते रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का कहना था कि नक्सल समस्या को केवल कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, इससे निपटने के लिए अलग ही रणनीति अपनानी होगी। 11 नवंबर 2009 को भारत सरकार ने माओवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट प्रारंभ किया, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई। इसके बाद कुछ हद तक माओवाद पर नियंत्रण किया जा सका। हालांकि प्रारंभ में सुरक्षा एजेंसियों को सफलता मिली, लेकिन नक्सलियों ने भी हिंसा को और बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आदिवासी समुदायों में अपने समर्थकों से ऑपरेशन ग्रीन हंट के विरोध में रैलियां आदि भी करवाना शुरू कर दिया, जिनमें वे महिलाओं को आगे रखते थे, जिससे पुलिस बैकफुट पर रहे। देखिए इस बारे में एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट। भैया की जैसी क्रांतिकारी होगी, पहना भी लाल झंडा धारी होगी, भैया की जैसी क्रांतिकारी होगी। The new face of protest against Operation Green Hunt. पहना का करोगी तूरा। Hundreds of Adivasi women are stepping forward to demand that the interstate anti-Maoist exercise be called off. If not, they are ready for action. जो दमन ग्रामीणों आदिवासियों पर होगा, इससे यह पलायन कई गुना बढ़ेगा। ग्रीन हंट कहीं से भी झारखंडी महिलाएं आदिवासियों के हित में नहीं है। With the pressure building up, Maoists are now redefining their strategy. Apart from shifting bases, recruitment of new cadre has been stepped up. सन 2010 में भी नक्सलियों की वारदातें चलती ही रहीं। पश्चिम बंगाल के सिल्दा में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के 24 सैनिकों को नक्सलियों ने मार डाला। 18 फरवरी को झारखंड के चाकुलिया में एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। इसके अतिरिक्त 12 ग्रामीणों को भी पुलिस का मुखबिर होने के शक में मार दिया गया। 25 घर जला दिए गए। 4 अप्रैल को कोरापुट में एक बस जला दी गई और 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के एक काफिले पर हमला करके 75 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आज तक चैनल पर इस बारे में देखिए कि इस घटना पर तत्कालीन गृह मंत्री श्री चिदंबरम और तत्कालीन गृह सचिव क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के जंगल में नक्सलियों ने जो कोहराम मचाया, उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचते देर नहीं लगी। सरकार सख्ते में है और नक्सलियों के इतने बड़े हमले से हैरान भी, क्योंकि माओवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन ग्रीन हंट जिस तरह कामयाबी हासिल कर रहा था, उससे सरकार को तनिक भी अंदेशा नहीं था नक्सली इस पैमाने पर हमले को अंजाम दे सकते हैं। Something has gone very wrong. They seem to have walked into a camp or a trap set by the Naxalites. Casualties are quite high and I'm deeply shocked. I'm sorry for those who have lost their lives. नाकामी पर विचार करने के लिए दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा।
पहले गृह मंत्रालय में इसकी समीक्षा हुई, फिर प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री और गृह सचिव ने हालात का जायजा लिया और फिर सरकार ने जारी किया एक कड़ा बयान। Resolve of the government of India to tackle the Maoist menace is only further strengthened, and all I can say at this moment is that our resolve is firm. सरकार के सारे प्रयासों के बाद भी नक्सली घटनाओं में कमी नहीं आ रही थी। 8 मई को छत्तीसगढ़ में एक पुलिस वाहन को आईईडी से उड़ा दिया गया, जिसमें 8 पैरामिलिट्री जवान शहीद हो गए। 18 मई को नक्सलियों ने 6 ग्रामीणों को गला रेत कर मार डाला। 17 मई को दंतेवाड़ा में एक बस में आईईडी ब्लास्ट होने से लगभग 31 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 15 घायल हो गए। 28 मई को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में नक्सलियों ने 18 इंच रेल की पटरी को तोड़कर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतार दिया, जिसमें 148 लोगों की मृत्यु हुई। 29 जून को फिर से दंतेवाड़ा सुकमा मार्ग पर एक बस उड़ा दी गई, जिसमें 15 पुलिस जवान और 20 सिविलियन मारे गए। इसके बाद 2011 में मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों की सरकारों ने कहना शुरू किया कि नक्सलवाद कुछ हद तक नियंत्रण में है। 24 नवंबर 2011 को माओवादी किशन जी को एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। 29 जून 2012 को छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया कि पुलिस ने 18 माओवादियों को मार गिराया। नक्सलियों ने कई बार सरकारी अधिकारियों का अपहरण भी किया। बहुत साल पहले तत्कालीन आंध्र प्रदेश से मेरे एक बैचमेट नरसिंह राव का नक्सलियों ने अपहरण किया था। उड़ीसा के मलकानगिरी कलेक्टर का अपहरण भी नक्सलियों ने किया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण नक्सलियों ने किया। देखिए इंडिया टीवी पर इस बारे में एक रिपोर्ट। पिछले 5 दिन से पॉल मेनन नक्सलियों के कब्जे में हैं। कल रात बस्तर जिले के कोंटा से पूर्व विधायक मनीष कुंजाम कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की दवा लेकर उनसे मिलने गए। मेनन अस्थमा के मरीज हैं। कुंजाम अकेले गए और अपने साथ मेनन के बाकी कपड़े भी ले गए। इधर नक्सलियों ने मध्यस्थता के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जी हरगोपाल का नाम आगे किया है। 15 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला और पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 24 नेताओं को नक्सलियों ने गोली से भून दिया। इस घटना के बारे में महेंद्र कर्मा के पीएसओ ने एबीपी न्यूज पर क्या कहा, आप भी देखिए। खान साहब, कैसे हुआ था ये सब? सरहदी से पहाड़ी के पास पूपनार से गुजर के पहाड़ी के जैसे पहुंचे उस समय मतलब अचानक गोलियां चालू बरसाने लगी। हमारी गाड़ी पूरी जो पहाड़ी के नीचे ही गिर गई थी। आगे से जाम किए हुए थे, वो तुरंत गोलियां बरसाना चालू कर दी। कम से कम 2.5 से 3 घंटा गोली चली। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में उस समय बस्तर में परिवर्तन यात्रा निकाली थी। यात्रा से लौटते समय कांग्रेस के लगभग पूरे राज्य स्तरीय शीर्ष नेतृत्व को मार दिया गया, इसलिए इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बात भी कही गई। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम इस घटना की चश्मदीद हैं। उनसे आईबीसी 24 पर सुनिए। पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के उन तेज तराह नेता जो झीरम घाटी में शहीद हुए, उनको विनम्र पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तत्कालीन नंद कुमार पटेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उस समय, और उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाला था, जिसमें सबसे पहले बस्तर संभाग का प्रोग्राम बना था। और उस प्रोग्राम में हम भी थे साथ में, और मेरे आंखों के सामने बेदर्दी से हमारे आदिवासी नेता कर्मा जी का हत्या हुई। और बार बार ये पूछा जा रहा था कि मेरे पास आके उनको मारते थे और मेरे पास आते थे और ये कहते थे कि कर्मा को देखे, कर्मा को देखे। और ये मेरे को लगता है कि पूरा ये राजनीति साजिश है, जिसके तहत नाम पूछ पूछ के वहाँ मारा जा रहा था। सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए एक आयोग भी बनाया। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही नक्सलियों से मिलकर अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ साजिश रची थी। दूसरी ओर कांग्रेस इसमें भाजपा की साजिश होने का आरोप लगाती रही है। नक्सली घटनाएं बहुत लंबे समय से इस पूरे क्षेत्र में भय और आतंक का पर्याय तो रही ही हैं, पर यह भी कहा जाता है कि नक्सलियों और सरकारों के बीच कोई ना कोई नेक्सस भी है, वरना नक्सलियों को AK-47 बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर आदि अत्याधुनिक हथियार कैसे मिलते हैं। समय समय पर यह भी आरोप लगता रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दल
चुनाव जीतने के लिए भी नक्सलियों से सहयोग लेते हैं। नक्सलियों द्वारा कॉरपोरेट जगत और ठेकेदारों से उगाही करने के आरोप तो लगते ही रहते हैं। सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों और नक्सलियों के बीच नेक्सस से तो सभी वाकिफ हैं। जब तक इस नेक्सस को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक नक्सलियों पर पूरी तरह काबू करना मुश्किल लगता है। जनवरी 2025 में बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या और उनका शव ठेकेदार के सेप्टिक टैंक से बरामद होने के कारण सभी का ध्यान इस ओर गया है। देखिए न्यूज नेशन पर इस बारे में खबर। बीजापुर के चट्टानपारा इलाके के सड़क ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में बरामद हुआ है। सबसे बड़ी बात कि उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी उसी फार्म हाउस पर पाई गई थी। मुकेश चंद्राकर की हत्या पर बीजापुर के आईजी पी सुंदर राज ने क्या कहा, ये सुनिए। जिला बीजापुर के युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से अपना घर के आसपास से लापता होने का उनके भाई की रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके उनके पता सजे हेतु एक विशेष टीम गठित करके छानबीन की जा रही थी। इस दौरान आज दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में उनकी डेड बॉडी मिलने को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुआ। इसकी छानबीन के दौरान जो परिसर के अंतर्गत एक सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर की गई थी। बीच बीच में पुलिस पर भी नक्सली समर्थकों पर अत्याचार करने के आरोप लगते रहे हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में रहने वाले कुछ अकादमिक लोगों पर नक्सल समर्थक होने का आरोप भी लगा है। इनमें से अनेक को गिरफ्तार भी किया गया है और इनके विरुद्ध केस भी चले हैं। बोलचाल की भाषा में इन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। इस श्रृंखला के आगे के वीडियोस में हम इन सभी बातों को बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।